जब वियतनाम युद्ध हुआ था, तो भारत में भी वियतनाम युद्ध के खिलाफ एक रोष था और उस रोष की अभिव्यक्ति भी उतनी तो नहीं जितनी वहां होती थी, लेकिन भारत में भी होती थी रोष की अभिव्यक्ति। वामपंथी संगठन जो वामपंथी संगठन उसका नेतृत्व करते थे। अन्य पार्टियों में जो उदारतावादी और नरम वामपंथी लोग थे, वो भी उसमें उसमें शामिल होते थे। आज पिछले 10-15 साल से जो माहौल बन गया है, उसमें भारत में इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल ऐसा लगता है कि तकरीबन खत्म हो गई है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जी, मैं अक्सर कहता हूं आपको जी, और आपने कई बार सुना भी होगा कि जब डेमोक्रेसी की जगह प्लूटोक्रेसी आ जाए तो उसका सबसे बड़ा निशाना वाम होता है, क्योंकि वाम दल हमारे देश में they were the ideological bulwark against the right, religious right. वैचारिक बुलवार्क वे थे उनके खिलाफ, क्योंकि वो तर्क से तर्क उनका मिलाते थे और उनको हराते थे जी। और उसी दौरान जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई तो जितनी ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी उनको बदनाम किया गया और उनको सिस्टमेटिकली तोड़ दिया गया। हालांकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां पर धर्म, जात, भाषा की परवाह किए बिना लोग जो हैं अपने मुद्दों पर, अपने रोजमर्रा के मुद्दों पर इकट्ठे होते थे। उनको तोड़ा गया और उसके बाद एक रेगुलर एक कैंपेन चला अगेंस्ट कम्युनिस्ट, जैसा कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कहते हैं कि दीज आर कॉमीज, दे आर कम्युनिस्ट। इतने बड़ा जो डेमोक्रेटिक पार्टी को वामपंथी बोलता है, डेमोक्रेटिक पार्टी को लेफ्टिस्ट पोस्ट बोलता है। जिस तरह से हमारे देश में आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पे कि ये तो जेएनयू के लोगों के साथ है, टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। ये प्रचार जो है ये कोई नॉवल, कोई नया प्रचार नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान है उन्होंने ये सुना हुआ है पहले। ये नकल की प्रचार है। ये तो मैकार्थीज्म है, मैकार्थीज्म है। बिल्कुल मैकार्थीज्म है। हाँ। देखिए मैकार्थीज्म से क्या हुआ, देखिए हमारे देश में नई भारत के दर्शकों के लिए मैकार्थीज्म के बारे में 2-3 लाइनों में बता दीजिए। देखिए मैकार्थी जो था वो एक सेनेटर था अमेरिका में, रिपब्लिकन सेनेटर, जो कि कम्युनिस्टों के खिलाफ उसने एक तरह से जिहाद छेड़ा हुआ था और उनको बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को उसने पेश करवाया इनकी पार्लियामेंट्री अपने सेनेट कमेटीज के सामने, कांग्रेशनल कमेटीज के सामने। और उसके प्रचार के चलते बड़े बड़े वहां के फिल्मी सितारे, हम्फ्री बोगार्ट और दूसरा वो जो दैट कॉमिक जिसकी नकल हमारे राज कपूर किया करते थे, चार्ल्स चैपलिन। हाँ, चार्ल्स चैपलिन। यस, जो सारे थे, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने अपने मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। They had to leave their country to other shores, to safer shores. जी। और डेल्टन टर्बो एक फिल्म बनी है जिसमें कि पूरा बयान है। इतनी सुंदर वो फिल्म है कि एक राइटर, देखिए मैंने फिल्म ये, एक राइटर जिसने की साउंड ऑफ म्यूजिक लिखी, जिसने की रोमन हॉलिडे लिखी, वो अपना नाम नहीं ले सकता था उन फिल्मों में क्योंकि उसके ऊपर इनकी नजर थी। मैकार्थी के जो सपोर्टर्स थे, वो जो मैकार्थीज्म था, वो प्रफुल्ल बिदवाई के जब कॉलम छपने बंद हो गए भारत के अखबारों में, प्रफुल्ल बिदवाई टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट था उस जमाने में, जब गिरिलाल जैन उसके एडिटर हुआ करते थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल पेज होता था उससे ज्यादा एक्लेक्टिक कोई और एडिटोरियल पेज नहीं था जहां पर विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी थी। उस प्रफुल्ल बिदवाई ने उसको बोला, एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन को बोला, रोमिला थापर को बोला कि दिस इज मैकार्थीज्म,
तो Romola Thopper reportedly told him that if this right of the center religious group comes to power, they'll be worse than McCarthyism. And we are seeing that what is happening in certain walks of life. हमारे देश में कुछ इदारों में जो हो रहा है वो मखार्थिज्म से खराब है, उससे भी वर्स्ट है। और ये बड़ा चिंताजनक विषय है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या थी अभय जी? मैं कहता था, मेरे अक्सर कहता था कि मैं अपने मुल्क से प्यार क्यों करता हूं। मैं कहता था कि मैं कुछ हमारे जो विदेश के दोस्त होते थे, मैं उनको कहता था, यू नेम अ सीजन एंड वी हैव इट, यू नेम अ फ्रूट एंड वी हैव इट, यू नेम अ वेजिटेबल एंड वी हैव इट, यू नेम अ लैंडस्केप एंड वी हैव इट, यू नेम एन आइडियोलॉजी एंड वी हैव इट। यहां पर लेफ्टिस्ट भी थे, मकार्थिस्ट भी थे, और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले भी थे। विनोद जी, इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा, माफ कीजिए। देखिए, ये तो दक्षिण पंथियों ने जो डिस्कोर्स चलाया वो सब हम लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसको आड़े हाथों लेते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं उसके खिलाफ लड़ने की। लेकिन जो वामपंथी दल अभी मर तो नहीं गए हैं, अभी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। आज की तारीख तक एक प्रदेश में उनका शासन भी है और वहां पे वो सत्ता के मुख्य दावेदार भी हैं। बहुत सी ट्रेड यूनियनें समाप्त नहीं हुई, उनको बदनाम किया गया, लेकिन ट्रेड यूनियनें हैं, C2 है वो, और हाँ, मेरा कहना है कि ये और पुराने समाजवादी भी हैं, ये लोग कोई कुछ क्यों नहीं करते? अबे जी बात है कि अमेरिका में सिविल सोसाइटी को फोर्स मल्टीप्लिकेशन कैसे मिला? वियतनाम की लड़ाई में, इराक की लड़ाई में, जब मीडिया ने वहां पर लिखना शुरू कर दिया कि दीज वॉर्स आर नॉट विनेबल। पेंटागन पेपर है, पेंटागन की रिपोर्ट है 1971 की, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि मीडिया की आवाज और सिविल सोसाइटी की आवाज ने एक दूसरे को जबरदस्त एनर्जी बख्शी। हमारे यहाँ जो मीडिया है, विच इज अ कैस्टेटेड मीडिया, मैं सरकमसाइज नहीं बोल रहा हूं, मैं कैस्टेटेड मीडिया बोल रहा हूं, बॉबिटाइज्ड मीडिया, बधिया हिंदी में बोलिए, बधिया। ये जो है, ये जो मीडिया है, इसका इतिहास में जो रोल है, इसका मैं समझता हूं वही रोल होगा जो कभी इतिहास में हिटलर का रहा था, जो कभी इतिहास में बड़े से बड़े डिक्टेटर्स का रहा था। हम मजाक उड़ाते हैं चीन का, हम मजाक उड़ाते हैं रूस का। आप खुद क्या हो भाई? आपके पास कितनी आजादी है? आपको आजादी है गुणगान करने की, तारीफ करने की हुक्मरानों की? क्या आपके पास हुक्मरान से सवाल पूछने की आजादी है? कैन यू हैव इवन द करेज ऑफ अ लिटिल चाइल्ड who got up and said in this apocryphal tale, the emperor is without clothes? है क्या ये आपके पास आजादी? नहीं है भाईजान जी, नहीं है बहनों। और आप ताली बजाते रहिए, सच धज के घूमते रहिए, लेकिन आप इतिहास में जो आपका योगदान है वो जांचा जाएगा, बांचा जाएगा, और एक दिन आपको सांचे में ढाल कर रखा बताया जाएगा दुनिया को कि ये थे वो लोग। These were the fifth columnists जिन्होंने लेट डाउन किया भारत को आड़े वक्तों में, और इनको एवज में उसके क्या मिला? इन सब के अकाउंट्स ऑडिट होंगे और इन सब की जो संपदा है उसका आकलन होना पड़ेगा, और अगर ईमानदारी से वो आकलन होगा तो फिर इनको जवाबदेही इनकी बनेगी। इसी डर से इसी फाइनलिटी के डर से ये लोग बरकस कोशिश करते हैं कि जो चेंज
हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का आवाम लाना चाहता है, वो नहीं आना चाहिए। ना। अच्छा, ये तो रहा मीडिया का रवैया, बिल्कुल आपने ठीक एक शब्द दिया, कैस्ट्रेटेड मीडिया, बधिया मीडिया। अब ये जो हम लोग आलोचना करते हैं, सोशल मीडिया पे आलोचना करते हैं, अमेरिका में बड़े-बड़े जुलूस निकल रहे हैं, यूरोप में बड़े जुलूस निकल रहे हैं, भारत में भी इस प्रश्न पे नहीं, लेकिन दूसरे प्रश्नों पे काफ़ी विरोध प्रदर्शन होते हैं, हड़तालें होती हैं, ये बात सही है। लेकिन इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, इनका राजनीतिक, इनका फलितार्थ, यानी चुनावी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, वो भारत में अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया है। हालाँकि 2024 के चुनाव से पहले, ठीक पहले जो एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हुई थी, वो एक खास तरह की चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले बीजेपी ने 3 शानदार विधानसभा चुनाव जीत लिए थे। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीत के अपना डंका पीट दिया था, और उसकी वजह से मोदी जी 400 पार की नारे लगाने लगे थे। लेकिन अचानक एक एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हुई और फिर वो बीजेपी पे संभली नहीं और बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया। वहां पे वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, वहां पे राजनीतिक फलितार्थ उसका दिखाई पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये सब जो मोदी जी की जो ढक्कन किस्म की विदेश नीति है, ढक्कन किस्म की जो उनकी नागरिक उड्डयन नीति है, उड्डयन मंत्रालय है, बहुत ही घटिया तरीके से चलाया जा रहा गृह मंत्रालय है, बिल्कुल फ्लॉप किस्म की उनकी जो अर्थनीति है, जो निर्मला सीतारमन चलाती हैं, ये सारे के सारे बड़े-बड़े मंत्रालय पूरी तरीके से ढक्कन है मोदी जी के। देखिए, तो उनको क्या नतीजा निकलेगा? ऐसा है हुँ, कि जिस तरह से हमारे कुछ प्रदेशों में बदकिस्मती की बात है कि परीक्षाओं के दौरान एग्जामिनेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से विशिएट हो गया है, खराब हो गया है, और उसमें कुछ लोगों का, ऐसे लोगों का प्रभुत्व आ गया है, जिसके चलते जो विद्यार्थी सही से पढ़ा नहीं है, जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, वो भी पास हो जाता है। तो उसके चलते हम डिग्रीधारी पैदा कर रहे हैं, विवेकशील बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। और शायद ये सूट करता है कुछ हुक्मरानों को कि जनता को इतना योग्य मत बनाओ कि वो खड़े होकर हमसे सवाल पूछना शुरू कर दे। ये लागू नहीं होता अमेरिका जैसे देशों में। ये जो टेम्पलेट है, क्यों? आप कहेंगे उदाहरण दो विनोद शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप आज भी फेडरल रिजर्व के चेयर को गाली देता है, क्योंकि उसको अपनी एथिक्स से वो हटा नहीं सकता। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे आरबीआई चेयरमैन की बात कर लीजिए, गवर्नर की बात कर लीजिए, और एक जो खड़ा हो गया रघुराम राजन, उसको आपने चलने नहीं दिया। उसके बाद एक और आया, उसको आपने चलने नहीं दिया। और अब अपने हिसाब से आपके पास वो साधन है, वो अफसर हैं जो आपके अनुसार काम करते हैं। उसी तरह से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा जो है इंस्टीट्यूशनल भी करनी पड़ती है। पॉपुलर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी alone is not adequate. It has to be backed by institutions. अगर मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को एक आर्टिकुलेशन देता हूं, उसको एक आवाज बख्शता हूं, और उसके चलते मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और कोर्ट साहिबान कहें कि सही गिरफ्तार हुआ है। अब जैसे दीपक मोहम्मद की बात आप ले लीजिए, उसके वकीलों के बीच में और एक उच्च कोर्ट के जजेस के बीच में जो वार्तालाप हुआ, हम सब ने पढ़ा है, और वो संतोषजनक बात नहीं है, वो बड़ी विचलित करने वाला डायलॉग था कोर्ट के अंदर। हम कोर्ट की अब मानना नहीं करना चाहते, हम कोर्ट की पूरी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन जितनी अभी इज्जत हम कोर्ट की करते हैं, हम उससे ज्यादा उसकी इज्जत करना चाहते हैं। तो हमारी जो कोर्ट्स है, हमारी जो जुडिशरी है, देखिए 3 ब्रांचेस हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर।
चौथी को तो मैं गिनता नहीं हूं, क्योंकि जो फोर्थ एस्टेट है वो फिफ्थ कॉलमनिस्ट हो चुकी है। फोर्थ एस्टेट इज नो लॉन्गर फोर्थ एस्टेट, इट हैज टर्न्ड इनटू फिफ्थ कॉलम। और इसलिए मेरे को उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं है। हालांकि आप और हम उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, हम डिसिडेंट्स क्या कह देंगे अपने आप को, डाइसेंटिंग वॉइसेस कह सकते हैं अपने आप को, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो फोर्थ एस्टेट है वो मजबूत बने, वो सच बताए जनता को अपने विवेक को इस्तेमाल करके। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत रखना चाहते हैं, आप अगर पॉलिसी मेकिंग में विभिन्न आवाजों को एक स्टेक देना चाहते हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जनता जागरूक होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उनको अपने दायित्व का आभास होना चाहिए। उनको अपने दायित्व के प्रति उतनी श्रद्धा होनी चाहिए जितनी श्रद्धा हम लोगों को अपने इष्ट देवों के प्रति है। हमने आज तक बहुत सी चीजें देखी जो पहले होती हुई नहीं देखी है। हमने कभी हमारे फौज के सेनापति को कुछ बातें करते हुए कभी नहीं सुना, लेकिन अभी तो वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तत्कालीन हमारे सेनाध्यक्ष। हम उनको सैल्यूट करना चाहते हैं तहे दिल से। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा अवसर ना आए जब हमको उंगली उठानी पड़े उनके किसी भी कार्यकलाप से, किसी भी उनके एक्शन से। जी। तो ईश्वर के जिस इष्ट देव की वो पूजा करते हैं, उसी इष्ट देव से हम प्रार्थना करते हैं कि हे इष्ट देव, एक टेम्पलेट बनाओ जिसमें सब एक तरह की बात करें, कुछ हद तक, कुछ पैराडाइम्स के भीतर। वो तो कौन बनाएगा? और मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया में कि उनका अभी जो हाल ही का बयान है, उसके चलते बहुत से अफसरों ने आवाज उठाई और सवाल पूछा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस है, ये सरकारों के नहीं है अभय जी। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। बिल्कुल। These institutions are collectively called the state, which is very different from the government in power. क्योंकि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, लेकिन स्टेट जो है वो तटस्थ रहती है, कायम रहती है। ठीक बात है आपकी, ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने आज बहुत उपयोगी चर्चा की, ऐसी चर्चा की जिसको मेरे ख्याल से नई परख के दर्शक जब उसको सुनेंगे तो उसमें वो भी अपनी तरफ से टिप्पणियां करेंगे। हम लोग उन टिप्पणियों के ऊपर भी निगाह रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये खाड़ी ईरान के ऊपर जो युद्ध थोपा गया है, एक नाजायज युद्ध थोपा गया है, यहाँ तक कि मोदी जी के जो प्रशंसक हैं, जो मोदी जी को वोट देते रहे हैं और आगे भी कहते हैं उन्हीं को वोट देंगे, आप उनसे निजी तौर पर बोले तो वो भी कहते हैं कि ये युद्ध तो नाजायज है, ये अनजस्ट वॉर है। ये मैंने एक दो लोगों से बातचीत की, ज्यादा लोगों तक तो मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन उनको मैंने कहते हुए सुना। इस सुन के मुझे लगा कि सच्चाई कहीं ना कहीं बोलती है। आप कितने भी अंधभक्त हो, कोई हो, सच्चाई आपके ऊपर असर करती है। देखिए, कई बार सरकारों को मैं समझता हूँ कुछ बातें आहिस्ता से कहने के लिए मजबूरी होती, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि राष्ट्र, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है, और सरकारों को लगता है कि हमारा राष्ट्रीय इंटरेस्ट जो है वो इस राह पे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा सर्व होगा। पर उस पे बहस होनी चाहिए ना। बिना बहस के एक तरफा फैसला मत बोले, आप मत, तमाम चीजें प्रत्यक्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इन कैमरा आप विपक्ष की ब्रीफिंग करें, उनको समझाएं कि इन 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 कारणों से हम लोग जो है ये अंदाज हमने अख्तियार किया है। हमको किस बात पे एक्सेप्शन है? अंदाज पे, अंदाजे बयां पे। जी। हो सकता है कि अंदाजे बयां जो है वो उतना रिप्रेजेंटेटिव ना हो जो सही में सरकार की सोच है। तो जो सही में सरकार की सोच है उसको कुछ पक्ष के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि एक नेशनल कॉन्सेंसस बने हमारे देश में। ऐसे वक्तों में राष्ट्रों की एकजुटता वैचारिक भी होती है, मुद्दे पर, आइडियोलॉजिकल नहीं, लेकिन मुद्दों पर वैचारिक एकजुटता हो जाती है। और मैं समझता हूं
वो दायित्व सरकार के ऊपर है, वो दायित्व विपक्ष पे है कि ऐसी एकजुटता बनाए, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव तो सरकार को लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम लोग इस मुद्दे पे अभी देखिए, जनता ने ट्रंप के ऊपर अपना प्रहार करना शुरू किया है और ये प्रहार यहीं नहीं रुकेगा, ये बात बहुत आगे जाएगी और ट्रंप को इसका खामियाजा नवंबर में जो मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं वहां पे उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर वो उस मध्यवर्ती चुनाव में अगर वो हार जाता है, हाँ, तो उसके बाद वो स्वयं कई बार बोल चुके हैं अपने कैंपेन के दौरान कि दे विल इम्पीच मी, दे विल इम्पीच मी। उनको इम्पीचमेंट का डर है, उनको इम्पीचमेंट का डर है इलेक्शन हारने के बाद। उसके बाद उनको शायद प्रोसिक्यूशन का भी डर होगा, जेल जाना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल में जो डिटेल्स निकल के आएंगी जेल में काफी आ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक बात, धन्यवाद। थैंक यू।